Welcome on Bharti Classes. हेलो दोस्तों, आपकी आज की स्टोरी का लेखक हूँ मैं। मुझे मान लो खुशवंत सिंह। एंड आज की स्टोरी में मैं आपको अपने बारे में और अपनी दादी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरी जो दादी है उनका चेहरा बहुत बुरा बुरा लगता है। उनके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं और वो करीबन 20 सालों से ऐसी ही दिखाई दे रही है। उनके में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है और मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कभी वो बच्ची भी रही होंगी और जवान भी रही होंगी, क्योंकि मैंने तो उन्हें बचपन से ऐसे ही देखा है, बूढ़े चेहरे के साथ। और मेरे दादाजी भी चित्र में करीबन 100 साल के लगते हैं और मेरी दादी के बारे में सुंदर और जवान सोचने में मुझे अजीब सा लगता है। और मेरी जो दादी है उनका कद छोटा है और उनकी कमर कुछ झुकी हुई है। वह घर में लंगड़ाते हुए घुमा करती थी, के बाल भी चांदी की तरह सफेद हैं और मेरे दादाजी के देहांत के बाद वो सफेद साड़ी या फिर कहूँ कि सफेद ड्रेस में ही रहती है। उनके हाथ में सदा एक माला रहती है जिसे वह फेरती रहती है और जो उनके होठ है वो भी सदा मुख रहकर भजन आदि गुनगुनाते रहते हैं। वह शांति और संतोष की प्रतिमूर्ति दिखती है। मैं अपनी दादी के साथ गांव में ही रहता हूँ और जो मेरे माता पिता हैं वो शहर में रहते हैं। उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास गांव में छोड़ रखा है और वही मुझे स्कूल के लिए नहलाती है, कपड़े पहनाती है और सुबह यह सब करते हुए अपना भजन गुनगुनाती रहती है। मेरा बच्चा, मैं हमेशा तुम्हें भजन इसीलिए सुना करती हूँ ताकि तुम ये भजन सुन सुनकर याद कर लो। लेकिन दादी क्या जाने, मेरे को तो उनकी आवाज पसंद है इसलिए मैं भजन सुन लेता हूँ। मैं और मेरी दादी एक साथ स्कूल जाया करते थे। अरे नहीं नहीं, एक साथ का मतलब मेरी दादी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। मतलब ये, मैं स्कूल में जाता था और मेरी दादी स्कूल के साइड में ही एक मंदिर था, वहां जाती थी। और जब दादी और मैं साथ में जाते थे तो दादी कुछ रोटी के टुकड़े लेकर जाती थी ताकि वो घर लौटते समय कुछ रोटी के टुकड़े कुत्तों को डाल सके। मेरी दादी हमारे स्कूल के साइड वाले मंदिर में अपनी ग्रंथ पढ़ा करती थी, धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी और हम स्कूल के बरामदे में बैठकर पुजारी द्वारा अक्षर ज्ञान सीखा करते थे। और जब उनका और मेरा दोनों का काम खत्म होता तो हम साथ साथ घर की ओर लौटते थे और लौटते समय मेरी दादी, जैसा मैंने बताया, कुत्तों के लिए रोटी के टुकड़े लाया करती थी जो उनके लिए फेंक देती थी वहां पे उनको खिलाने के लिए। तो यहाँ पर खत्म होता है इस स्टोरी का पहला चरण, जो कि था लेखक और उसकी दादी के बीच मित्रता। पर अभी स्टोरी समाप्त नहीं हुई है, तो देखते रहिए आगे भी। बेटा, तुम्हारे माता पिता ने हमें शहर में बुलाया है। वह शहर में अच्छे से बस गए हैं। अब वे चाहते हैं कि हम दोनों भी उनके साथ शहर में ही रहें। अब दादी और खुशवंत सिंह यानी लेखक की मित्रता दूसरे चरण पर पहुंच गई थी और यहाँ पर उन दोनों की लाइफ में एक नया मोड़ आता है। बेटा, अब तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में भी नहीं जा सकती। बेटा, अब तुम अंग्रेजी स्कूल में जाते हो। अब हम जब शहर में आ गए हैं तो तुम्हें शहर वाले स्कूल में तो धर्म ग्रंथ की पढ़ाई नहीं करवाई जाती बेटा। और जो तुम्हारी बुक्स का सिलेबस है वो तो मुझे समझ ही नहीं आता। और ना ही तुम्हारे स्कूल के पास कोई मंदिर है जहाँ मैं जा सकूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी तुम्हारे स्कूल छोड़ने तक तुम्हें नहीं जा पाती। अब तो तुम्हें लेने भी बस ही आती है स्कूल वाली। और यहाँ की सड़कों पर तो कुत्ते भी नहीं दिखते बेटा। अब मेरी बेचारी दादी, जो कि मेरे अंग्रेजी स्कूल में मेरे साथ तो नहीं जा पाती थी, लेकिन वो आंगन में बैठकर स्पैरोज को रोटियां खिलाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और समय बीतते बीतते हमारा साथ थोड़ा कम होने लगा। हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे और पर वो अक्सर पूछा करती थी कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन बेचारी न तो अंग्रेजी के शब्द समझ पाती थी और ना ही विज्ञान के नियम। इस कारण वह मुझे पाठ याद कराने में मदद नहीं कर पाती थी और उन्हें सबसे ज्यादा गहरा
प्रभाव उन पर इस बात का पड़ा, यह जानकर लगा उनको कि हमारे स्कूल में धर्म और नैतिक शास्त्र का ज्ञान नहीं कराया जाता, और दूसरी बात, बच्चों को संगीत शिक्षा भी दी जाती थी। उसकी दृष्टि में संगीत का संबंध तो भिखारियों और वैश्यों से होता है। लेखक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा तो भी दादी व्याकुल और दुखी नहीं हुई। उसने कोई भावुकता नहीं दिखाई। जब लेखक को स्टेशन पर अलविदा कहने गई तो लेखक सोचता है कि पता नहीं मैं अब अपनी दादी को देख भी पाऊंगा या नहीं। जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे मेरी दादी देखने को मिलेंगी भी या नहीं, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी लग रही है। पर जब लेखक कुछ साल बाद अपनी शिक्षा पूरी कर कर वापस लौटता है तो उसकी दादी स्टेशन पर उसका वेट कर रही थी। दादी उस दिन बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, और जब वे दोनों घर जाते हैं तो उस दिन लेखक की दादी काफ़ी समय तक पक्षियों को खाना भी खिलाती है। वह एक पुरानी सी ढोलक लेके आती है और पड़ोस की सभी महिलाओं को एकत्रित कर कर घंटों गीत गाती हैं। उन्होंने इतने अधिक समय तक गीत गाए कि वह बीमार पड़ गई, और जब लेखक और उनकी माँ दुखी हो गए तो उन्होंने कहा कि अब मेरा अंत समय आ गया है, और उन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य से बात करने से इनकार कर दिया और उन्हें कमरे से जाने को कहा, और वह शांतिपूर्वक अपने भगवान को प्यारी हो गई और उनका स्मरण करने लगी अपनी माला जप जप कर। अब यहाँ पर लेखक की दादी की मृत्यु हो चुकी है और उनके शव को जमीन पर रख दिया जाता है और उनके शव पर लाल कफन डाल दिया जाता है। जब सभी लोग उसे अकेला छोड़कर उसकी शव यात्रा की तैयारी करने चले गए तो पक्षी शव के आसपास एकत्रित हो गए, पर वे सभी मूक रहकर शोक मना रहे थे। लेखक की माँ ने सोचा कि ये पक्षी भूखे होंगे। उसने रोटी के टुकड़े उनके सामने फेंक दिए, पर पक्षियों ने उन टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शव को ले जाया गया तो पक्षी भी वहाँ से चुपचाप उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि पक्षी भी लेखक की दादी को अंतिम विदा देने आए थे। अगली सुबह जो टुकड़े पक्षियों को डाले गए थे वो ऐसे ही पड़े थे जिन्हें झाड़ू देने वाले ने, स्वीपर ने वहाँ से कूड़ेदान में डाल दिया उठाकर। स्टोरी से पता चलता है कि जो राइटर खुशवंत सिंह और उनकी दादी है, उन दोनों के बीच में बहुत ही एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था। तो यहीं पर हमारी इस स्टोरी का दी एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन फ्यूचर भी हमारी ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए भारती क्लासेस पर।